1948 से 1968 के बीच नेताजी के परिवार को इंटेलिजेंस ब्यूरो की सर्विलांस में रखा गया और इन 20 वर्षों में से 16 वर्ष पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 26 नवंबर 1957 को पंडित नेहरू ने विदेश सचिव सुबिमल दत्त को खुद एक चिट्ठी लिखी और वो देखिए, ये सामने आपके है, मैं आपको बता भी रहा हूं। सुबिमल दत्त को उन्होंने चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा कि नेताजी के भतीजे अमिया बोस टोक्यो की यात्रा पर गए हैं और मुझे उनकी यात्रा के बारे में सारी जानकारी चाहिए, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसके जवाब में उस समय टोक्यो में भारत के राजदूत CS झा ने वापस चिट्ठी लिखकर यह बताया कि अमिया बोस की कोई भी गतिविधि संदिग्ध नहीं है। आप सोचिए कि कैसा समय आ गया कि नेताजी के भतीजे की भी जासूसी की जा रही है। भारत सरकार ये जानना चाहती है कि वो टोक्यो में क्या कर रहे हैं। और मैं आज वो चिट्ठी लेकर आया हूं। पंडित नेहरू ने 25/11/1957 को ये चिट्ठी लिखी है। किसको लिखी है? विदेश सचिव को। कहते हैं, जस्ट बिफोर आई लेफ्ट जापान आई हर्ड दैट श्री अमिया बोस सन ऑफ श्री शरद चंद्र बोस हैड रीच्ड टोक्यो। ही हैड प्रीवियसली when I was in India informed me that he was going there. I should like you to write to our ambassador at Tokyo to find out from him what Shri Amiya Bose did in Tokyo. Did he go to our embassy? Did he visit this Rankoji temple? आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री ये जानना चाहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भतीजा टोक्यो में जाकर क्या कर रहा है, उसकी जासूसी कीजिए और मुझे बताइए वो कहां कहां गया। और इसके जवाब में उन्होंने लिखा, भारत के जो एम्बेसडर थे, राजदूत जो थे, उन्होंने लिखा, वी हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट अमिया बोस हैविंग इंडल्ज्ड हियर इन एनी अनडिजायरेबल एक्टिविटीज और एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन। आप देखिए, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे भारत सरकार के खिलाफ उनकी कोई राय यहां पर बने। There is no information of Amiya indulging in undesirable activities or expressions of opinion adverse to government. आप सोचिए, 1957 में आजादी के बाद ये हो क्या रहा था। शिशिर कुमार बोस जो स्वतंत्रता सेनानी और सुभाष चंद्र बोस के भतीजे हैं, उन्होंने लिखा था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दो व्यक्ति, पंडित नेहरू और महात्मा गांधी, यही मायने रखते हैं। सिर्फ दो लोग मायने रखते हैं, नेहरू और महात्मा गांधी, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। जिस प्रकार से फिल्म में आप देखते हैं ना, एक्स्ट्रा कलाकार, बाकी सब तो एक्स्ट्राज में है। अप्रैल 1958 में CID ने तब IB को यह बताया था कि नेताजी के भतीजे रिसर्च के लिए काफी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरे कॉन्टैक्ट्स से बात करके जानकारियां जुटा रहे हैं उनके बारे में। लेकिन उनके इस रिसर्च को भी शक की नज़र से देखा गया और उस समय ये कहा गया था कि वो नेताजी की ऊपर एक किताब लिखना चाहते हैं, इसलिए वो ये रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार को उस पर भी शक था। और कोलकाता में नेताजी के परिवार के जो मकान थे, जो उनके एड्रेस थे, जहां वो रहा करते थे, जिस घर में, वहां नेताजी का जहां परिवार रहता था, वहां आने वाली हर चिट्ठी की जांच करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। और आज वो कॉपी भी मैं आज लेकर आया हूं आपके पास। देखिए इसमें क्या लिखा है। कॉन्फिडेंशियल ये चिट्ठी है और स्पेशल ब्रांच CID कलकत्ता, वहां से लिखी गई है, उनको लिखी गई है। द इंटरसेप्शन of the correspondence of 38/2 Elgin Road and 1 Woodburn Park, Calcutta, which was authorized in government order, फिर order का नाम लिखा है, has been carried on with good results, and I would therefore request that an order extending the period of interception for a further period of 1 year may be issued with effect from 1/10/49। तो आप सोचिए कि ये बाकायदा, ये तो लिखित रिकॉर्ड है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें 1 साल और हमें दीजिए ताकि हम वहां आने वाली हर चिट्ठी को पहले हम पढ़ेंगे और उनकी जासूसी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अपने भतीजे अमिया बोस को एक पत्र में लिखा था कि जवाहरलाल नेहरू ने मुझे जितना नुकसान पहुंचाया है
मुझे जितना सताया है उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने मेरे रास्ते में सबसे ज़्यादा अड़चनें पैदा की। ये सुभाष चंद्र बोस अपने भतीजे को कह रहे हैं। आज़ादी से पहले से ही पंडित नेहरू और उनके कुछ करीबियों ने सुभाष चंद्र बोस को बहुत परेशान किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1939 में देखने को मिलता है, जब नेताजी कांग्रेस अध्यक्ष बन गए। सोचिए उनकी लोकप्रियता, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए, नेहरू के रहते हुए, गांधी के रहते हुए, और उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें बाद में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। नेहरू गांधी परिवार ने न केवल सुभाष चंद्र बोस के साथ बल्कि वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर के साथ भी वैसा ही पक्षपात किया है। आज हम बात तो कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, लेकिन दो और नेता भी हैं जिनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्होंने 550 से ज़्यादा रियासतों का भारत में विलय किया, जो देश के पहले गृह मंत्री थे, और उन्हें कांग्रेस ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। और दूसरे हैं भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे, और उनके साथ भी कभी कांग्रेस ने अच्छा सलूक नहीं किया, और इन सब को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। तो ये 3 तस्वीरें आज मैं एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, बड़ी पर्दे पर आप देख लीजिए। ये हमारे देश के वो महान नेता हैं जिनके साथ इतिहास ने न्याय नहीं किया, और न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि उस इतिहास को ऐसे लोग लिख रहे थे जो इन्हें पसंद नहीं करते थे। इसलिए आज सुभाष चंद्र बोस को नमन करना चाहिए, और देश को यह समझना होगा कि सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान है, जितना अभी तक उन्हें बताया गया है, उससे कहीं ज़्यादा और बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का हमारे देश में हुआ है। मैंने आपको 1-2 चिट्ठियां तो पढ़कर सुनाई, एक चिट्ठी रह गई थी और मैं चाहता हूं कि मैं ये चिट्ठी आपके लिए पढ़ूं। 24 अगस्त 1962 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं हरिदास जी को। हरिदास जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक के लिए चिट्ठी लिखी थी भारत के प्रधानमंत्री को कि यहां उनका स्मारक बनना चाहिए, मेमोरियल बनना चाहिए। उस पर भारत के प्रधानमंत्री लिखते हैं, आई एम अफ्रेड द फ्रंट ऑफ द दिल्ली रेड फोर्ट हैज बीन रिजर्व्ड फॉर अ लार्ज कॉम्पोजिशन डिनोटिंग freedom fighters of India. This is being done by an eminent sculptor. This was decided on the centenary of the Indian War of Independence 1857. At Imphal, or rather near it, whatever is constructed should have the goodwill and agreement of the Manipuris. This applies even more to Rangoon and Singapore. और उसमें वही कहते हैं कि रंगून और सिंगापुर में भी पहले वहाँ के लोग अगर इस बात पर राज़ी हो जाएंगे तो वहाँ इनका मेमोरियल बनाया जा सकता है। यानी वो तो उन्हें भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मानने के लिए ही तैयार नहीं है।